सो हम बात कर रहे हैं प्लानिंग इन इंडिया चैप्टर के इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और एक क्वेश्चन इधर उधर कभी कभार आ जाते हैं, सो लेट अस नॉट टेक एनी चांसेस। इंडिया ईयर बुक में जो भी प्लानिंग से रिलेटेड है और एक इकोनॉमिक जो हैंड आउट है, हमने पहले नहीं किया उसको। ऑल्दो दैट हैज बीन गिवन टू यू फॉर सेल्फ रीडिंग, तो उसको हमने नहीं किया है, वो हम इस क्लास में कर लेंगे। सो आपका एक होलिस्टिक वे में प्लानिंग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट 10 ईयर्स में 3 to 4 क्वेश्चंस आया है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको भी पढ़ लेते हैं। सो प्लानिंग जो है, प्लानिंग इन इंडिया, वो अपना ऑब्जेक्टिव और सोशल प्रेमाइस कहाँ से निकालता है? डीपीएसपी से निकालता है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। दीज आर गाइडलाइंस, ओके। दीज आर नॉन जस्टिसिएबल गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट ऑन हाउ टू रन द कंट्री बाय आवर फाउंडिंग फादर्स, बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप ऐसे कैसे? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, दीज आर सीन एज कॉम्प्लीमेंट्री। सो इंडिया में क्या है कि हम पब्लिक सेक्टर, ऐसा क्या होता है कम्युनिस्ट कंट्रीज में आप जाओगे, सो पब्लिक सेक्टर्स आर अलाउड। इज द प्राइवेट सेक्टर अलाउड इन कम्युनिस्ट कंट्रीज? आई थिंक अगेन, आई एम सेइंग इन कम्युनिस्ट कंट्री प्राइवेट सेक्टर अलाउड होता है कि नहीं? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस, बट इट इज अ इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। अब कैसे है देखिए, एनी प्राइवेट एंटरप्राइज कैन नॉट compete with the public sector in a communist country। कम्युनिस्ट कंट्री में क्या होता है कि आप अपना प्राइवेट चीज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट compete विद द स्टेट। अब जैसे बार्बर शॉप है, कैन यू रन अ बार्बर शॉप इन अ कम्युनिस्ट कंट्री? द आंसर इज यस, यू कैन रन अ बार्बर शॉप। वाई? बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट in the business of barber shops. Can you run a tire repair shop? The answer is yes, you can run. You cannot run a sweet shop. Why? स्वीट शॉप आप नहीं रन कर सकते। कैन यू टेल मी द रीजन? द रीजन वाई यू कैन नॉट रन अ स्वीट शॉप इज बिकॉज उसमें खाने पीने की चीजें, रॉ मटेरियल यूज होता है, एंड हु इज द ओनर ऑफ द रॉ मटेरियल? इट इज कलेक्टिव ओनरशिप, है कि नहीं? उसमें क्या है? कलेक्टिव ओनरशिप है। तो सर्विस का काम आप कर सकते हो, टायर रिपेयर करना, पंचर बनाना, बार्बर शॉप, ये जो टेलर का शॉप, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब इंडिया की अगर हम बात करें, तो हम अपने आप को कहते हैं वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री। अब जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो वहां पर क्या था हमारा ये जो प्लानिंग था कि प्राइवेट सेक्टर रेडी नहीं है टू टेक द लीड, सो इट हैज टू बी द पब्लिक सेक्टर विच हैज टू टेक द लीड। उसके बाद आपका पीएसयूज एक के बाद एक एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हुए, नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ, प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड। हम कहते थे कि हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट इज इट सो? वाज दैट सो? द आंसर इज कि हम लोग थे मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन पब्लिक सेक्टर वाज टेकिंग द फ्रंट सीट वाइल द प्राइवेट सेक्टर वाज टेकिंग द बैक सीट। देयर वाज एन एम्बार्गो ऑन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम 47 to 91। 1947 से लेके 1991 के बीच में कोई भी, अंबानी एक एग्जाम्पल है, उनको छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा बड़ा एंटरप्रेन्योर बन के नहीं आया है। जो टाटा बिरला ब्रिटिशर्स के समय से थे, दे कंटिन्यूड, एंड देयर वाज अ फ्रीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ऐसा क्यों कहा जा रहा था? उसके दो रीजन है। पहला तो ऐसा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तैयार नहीं था, हम एक न्यू कंट्री थे, एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या था? द सेकेंड रीजन वॉज दैट देयर वॉज अ डिस्ट्रस्ट फॉर द कैपिटलिज्म, जिसमें प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ती है। अब इसमें जैसे आप देखोगे, बनाना रिपब्लिक के बारे में सुना है आपने? व्हाट इज अ बनाना रिपब्लिक? जनरली हम इंडिया के लिए यूज करते हैं कि देखो कैसा रोड पे लड़ाई हो रही है, हम बनाना रिपब्लिक हो गए, पुलिस काम नहीं कर रही है, हम बनाना रिपब्लिक हो गए। बट ये टर्म कहां से आया बनाना रिपब्लिक? ये एक्चुअली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। वहां पर इन द 19th century एंड द अर्ली 20th century बनाना के प्लांटेशंस होते थे, और दे वेयर ओन्ड बाय द अमेरिकन बिग कॉर्पोरेट्स। So these countries, they started to have socialist leaders who started to assert themselves, who started to talk about the plantation labor rights. And then what happened? It was a group of country, not only Honduras, but it was a group of cluster of countries जहां पर ये चीज थी। अब उस चीज में क्या हुआ था, that these countries
में जो ये कैपिटलिस्ट थे, दे वेर द बिगेस्ट लैंड ओनर्स, they were the biggest, richest people. So they started to give money to army men. They started to give money to the opponents. And then they started to remove the good leaders. So इसीलिए हम कहते हैं बनाना रिपब्लिक। इसीलिए जो है जब हम 47 में आए थे, सो देयर वाज अ डिस्ट्रस्ट ऑफ कैपिटलिज्म, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक कैपिटलिस्ट कंपनी थी जो इंडिया में आके देन दे स्टार्टेड रूलिंग। सो हमने बोला हम एक सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ जाएंगे। और उस समय ध्यान दीजिएगा, एक 1930s में ना एक सोवियत मिरेकल हुआ। इसमें हुआ क्या था, रशिया जो था एक बैकवर्ड पीजेंट कंट्री था, उसको स्टालिन ने थ्रू 1927 से स्टार्ट करके 5 ईयर प्लान्स इन्होंने बनाया था। एंड उसके वजह से विद इन 15 years रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड हैपेंड। तो उसमें क्या था कि नेहरू जी के दिमाग में दो चीजें थी। एक तो यही बनाना रिपब्लिक वाली बात थी, दूसरी चीज उनके दिमाग में क्या थी, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन दिमाग में था, जिसके वजह से पीपल वेयर फोर्स टू सेल देयर चिल्ड्रन इन अमेरिका। जब यूएस में ग्रेट डिप्रेशन हो रहा था, देन द सोवियत यूनियन वाज गोइंग एट अ ब्रेक नेक स्पीड टू इंडस्ट्रियलाइज इटसेल्फ। सो यू कैन नॉट फॉल्ट ऑफ आर इनिशियल, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो हमारा माइंडसेट जो था वो थोड़ा सा दूसरे तरफ था। इट वॉजेंट अंटिल द 80s जब हमें पता चला दैट कैपिटलिज्म इज एनी डे सुपीरियर टू द कम्युनिज्म। एंड देन वी कोर्स करेक्टेड, अल्बाइट थोड़ा सा हम लेट हुए, लेकिन हमने कोर्स करेक्शन करके, वी वेर फोर्स्ड एक्चुअली, लेकिन हमने कोर्स करेक्शन किया। अब इसमें क्या होता है, प्लान करके आप आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, आप जो है 5 ईयर प्लान्स जो है, जो सोवियत कमांड मॉडल पे है, वेयर द स्टेट इज इन द फ्रंट सीट। स्टेट क्या कर रहा है, आगे वाले सीट में बैठा है, और जो बैक वाले सीट में कौन है, आपका प्राइवेट सेक्टर। कहीं पर स्टेट को पावर मिलता है, कहीं पर स्टेट को पावर मिलता है नेशनलाइज करने का। कैन यू टेल मी एनी इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू नो कि कहीं पर ऐसा है, देयर इज अ प्रोविजन। आर्टिकल 19 में है दोस्त, हमने इसके बारे में 3-4 बार बात की थी जब हम पहले पॉलिटी पढ़ रहे थे, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि यू हैव अ राइट टू डू बिजनेस, यू हैव अ राइट टू डू परस्यू ऑक्यूपेशन, बट द स्टेट, जहां पर स्टेट को ऐसा लगेगा दैट इट नीड्स टू बी इन द फ्रंट सीट, वहां पर वो आपको डीबार कर सकता है। और स्टेट स्टेट मोनोपोलाइज पहले बहुत ज्यादा करता था, आज के डेट में कहाँ मोनोपोलाइज करता है। आज के डेट में क्या यूरेनियम एक्सप्लोरेशन में करता है, एटॉमिक एनर्जी में करता है, जहां जहां, और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों में करता है। कैन आई से रेलवेज हैज आल्सो बीन डीरेगुलराइज्ड। तेजस एक्सप्रेस, what is Tejas Express? It's run by a corporate, although इंडियन गवर्नमेंट की कॉर्पोरेट है, आईआरसीटीसी का है, पीपीपी मॉडल पे चल रहा है। दिल्ली मेट्रो पहले रिलायंस चलाती थी, उसका एयरपोर्ट एक्सप्रेस, ऑल्दो इट डिड नॉट वर्कआउट, लेकिन हो रहा है। सो आई विल से कि पहले आर्टिकल 19 का जो प्रोविजन था, जिसमें इट गिव्स यू अ राइट टू परस्यू एनीथिंग, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो गिव्स द स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि आप जो है रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। सो द स्टेट यूज्ड टिल 91 इस रिस्ट्रिक्शन को लाइसेंस राज के थ्रू इन्फोर्स करा रहा था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग की बात करते हैं। सो नीति आयोग जो है, इट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। अब यहां पर जो है, पावरफुल ज्यादा कौन है, प्लानिंग कमीशन ज्यादा पावरफुल है कि नीति आयोग ज्यादा पावरफुल है? तो प्लानिंग कमीशन वॉज मच मोर पावरफुल, ऑल्दो, ध्यान से समझिएगा, ऑल्दो द नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन के बन कैसा है, जो ये बना था, दोनों सेम तरीके से बना है, वाया एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ओके, प्लानिंग कमीशन and the Niti Aayog, both of them, they have been made by the same executive resolution. Neither the Planning Commission nor the Niti Aayog are constitutional or statutory body.
इट मीन्स दैट इवन इफ मोदी जी वांट्स, आज के आज रात को वो नीति आयोग को खत्म कर सकते हैं। अगर नीति आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता, देन ही वुड नीडेड टू पास ए लॉ बाय अ सिंपल मेजोरिटी, और फिर वो खत्म कर सकते थे नीति आयोग को। और अगर नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता, देन ही वुड नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू रिमूव द नीति आयोग। ओके। अब इसमें प्लानिंग की चीज है, तो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए इसीलिए इसको ना स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है, ना इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन रखा गया। अब समझ में आया। अब प्लानिंग कमीशन बहुत पावरफुल था। उसके जो है हम देखते हैं, पहले थोड़ा नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। ये थिंक टैंक है। ये क्या है? एक थिंक टैंक है जिसको सरकार टास्क देती है और वो टास्क को फुलफिल करता है। और ये इसका फुल फॉर्म क्या है नीति का? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगेन अ ब्यूटिफुल एब्रिविएशन। एंड नीति आयोग इट रिप्लेसेस द प्लानिंग कमीशन, एंड फोकस इसका किस पे है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन के बारे में। तो ये मार्च 1950 पे बेस था, 1950 में बना था। और ऑब्वियसली सोवियत कमांड इकोनॉमी मॉडल जो स्टालिन ने सक्सेसफुल कराया था, उसके बेसिस पे इसको बनाया गया था कि हम भी जो है सोवियत कमांड इकोनॉमी जो है उसके तरीके से इंडिया को डेवलप करेंगे। इसके फंक्शंस क्या क्या थे? फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स, मतलब 5 साल जो है वो डेस्टिनी कंट्री का डिसाइड करता था कि किस डायरेक्शन में हमारे जो रिसोर्सेज हैं, ओके, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो ये 5 ईयर प्लान्स के थ्रू डिसाइड करता था। उसके बाद जो है रिसोर्स एलोकेशन, नो दिस इज व्हाट गेव द प्लानिंग कमीशन पावर। इट वॉज सेड दैट, देखिए चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर होते थे, इसके वाइस चेयरमैन जो है ही वॉज सो पावरफुल दैट चीफ मिनिस्टर्स यूज टू सिट फॉर 6 to 8 hours आउटसाइड हिज ऑफिस, जो वाइस चेयरपर्सन होते थे, बिकॉज रिसोर्स एलोकेशन का पावर था। सो ऐसा कहा जाता है कि जो नवीन पटनायक थे उड़ीसा के, ही सैट फॉर आई थिंक 4 to 5 hours जस्ट टू मीट विद द वाइस चेयरपर्सन। ये चीज ऑब्वियसली नीति आयोग में इसको फिक्स की गई है, बिकॉज नाउ अब क्या बोल रहे हो? अब हम बोल रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से हम आगे बढ़े, है ना। दूसरी चीज है पॉलिसी गाइडेंस विथ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो ये क्या करता है? ये पॉलिसी गाइड करता है और उसके साथ साथ मॉनिटर और इवैल्यूएट करता है। नीति आयोग जो है उसको टोन डाउन कर दिया गया है। ना अब रिसोर्स एलोकेट करता है नीति आयोग, ना 5 ईयर प्लान करता है। जो टास्क दिए जाते हैं वो नीति आयोग करता है। ओके। उसके अलावा नीति आयोग का क्या मैंडेट है? हमने बात कर ली की फंक्शंस ऑफ द प्लानिंग कमीशन। मैंडेट क्या है उसका? नीति आयोग का मैंडेट है प्रोमोट नॉलेज एंड इनोवेशन, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना वेट है रिसोर्स एलोकेशन, है ना। भारत भारत भाग्य विधाता। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये होता है ना, कंट्रीज रन बाय रिसोर्सेज। सो कितना पावर है। अब यहाँ देखिए, ये ऐसा लग रहा है उसका स्मॉलर वर्जन या उसका टोन डाउन वर्जन है। क्या करोगे? नॉलेज और इनोवेशन जो है बनाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नीति आयोग का कॉम्पोजिशन देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। उसके बाद आता है गवर्निंग काउंसिल। सो गवर्निंग काउंसिल में सीएम होते हैं सारे स्टेट्स के, सीएम ऑफ यूटी विथ लेजिस्लेचर होता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अदर यूनियन टेरिटरी जहां लेजिस्लेचर नहीं होता, मतलब दादरा एंड नागर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ओके। एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट विद डोमेन नॉलेज आर स्पेशल इनवाइटीज एंड दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क कैसा है? यहां आप देख सकते हो, प्रधानमंत्री साहब चेयरपर्सन है, वेरी सिमिलर टू प्लानिंग कमीशन। देयर विल बी अ वाइस चेयरपर्सन हु विल बी नॉमिनेटेड बाय पीएम, ही विल बी इन द सेकंड ऑफ द हायरार्की। और फिर उसके नीचे एक सीईओ रहेगा हु विल बी अपॉइंटेड बाय द पीएम, और उसको जो है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज लेवल 18, 17 एंड 18 इन द पे ब्रैकेट। तो उसको जो है सेक्रेटरी का सारा सुविधा मिलेगा, मतलब टाइप 7 क्वार्टर्स एंड सैलरी ऑफ अ सेक्रेटरी 3 लाख रुपए जो भी होता है वो सीईओ को मिलेगा। गाड़ी वगैरह जो है ये सारी चीजें सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट मिलेगी।
वाइस चेयरपर्सन को जनरली हम एज अ मिनिस्टर देखते हैं, मिनिस्टर के कैटेगरी में देखते हैं। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स आर मैक्सिमम टू, तो दो फुल टाइम मेंबर, दो पार्ट टाइम मेंबर। और ये कहाँ से रहेंगे? लीडिंग इंस्टीट्यूट से रहेंगे, जैसे प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर हो गए, और किसी कॉलेज के प्रोफेसर हो गए, इस टाइप से चीजें। इसीलिए मैं कहता हूं दैट इफ यू कैन बिकम अ फुल टाइम प्रोफेसर इन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट इज एज गुड एज क्रैकिंग द यूपीएससी। मतलब इट इज एज गुड एज एन आईआरएस ऑफिसर और अ आईआरटीएस ऑफिसर। उसमें बहुत पर्क्स हैं। ओके, आप नीति आयोग जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कमिटीज है जहां आप बैठ सकते हो, तो पावर से आप रहोगे वहां पर। पार्ट टाइम मेंबर्स आर ऑन रोटेशनल बेसिस। मतलब क्या होता है, कुछ मेंबर्स आते हैं, उनको स्पेशल मैंडेट से लाया जाता है, XYZ प्रोजेक्ट होता है तो उनको लाया जाएगा, फिर उनको हटा के दूसरे मेंबर्स को लाया जाएगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो है उसमें से चार यूनियन काउंसिल के मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको प्रधानमंत्री साहब नॉमिनेट करते हैं। मतलब बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मिनिस्टर, फोर मिनिस्टर्स कैन सिट ऑन द काउंसिल। ओके, अब हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। सो उसमें पहला प्लान, फर्स्ट प्लान, उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी गई थी? एग्रीकल्चर को दी गई। हैरोल्ड डोमार मॉडल आपने सुना होगा, बहुत बार बात किया गया था। इसमें क्या हो रहा था? पहले प्लान में एग्रीकल्चर जो है उसको बेटर करेंगे, इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स को बेटर करके। ओके, 1951 टू 56 के बीच में ये चला था, एंड इट वाज अ सक्सेस। तो फर्स्ट प्लान जो था, इट वाज अ सक्सेस। देखिए, इट इज वेरी इजी टू जज द मेन ऑफ यस्टरडे विद द यार्ड स्टिक्स ऑफ टुडे, है ना। हाइंडसाइट में सब जज कर लेते हैं, नेहरू को XYZ करना चाहिए था। लेकिन अब देख, आपको मैं बताऊंगा कैसे इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। इल्यूजन ही है ना। इल्यूजन कैसे है? आपने देखा अमेरिका को, वहां पर बच्चे बिकते हुए, पीपल विथ अ साइन बोर्ड, विल वर्क फॉर फूड। आपने देखा स्टालिन को सक्सेस होते हुए। आपने देखा कि एग्रीकल्चर आपने फोकस किया फर्स्ट प्लान में, और जितना आपने टारगेट सेट किया था ग्रोथ का, ऑलमोस्ट डबल आपको मिल गया। तो क्या इससे इल्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि ये काम कर रहा है, हमें इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए? यही है ना। जैसे आप लिखते रहते हैं, और आपने जाके किसी फोरम आईएएस में, विजन आईएएस में टेस्ट दे दिया, और वहां पर आपको बहुत अच्छे नंबर आ गए, फिर आपको क्या लगेगा? ऐसे ही लिखना चाहिए, लेट मी राइट लाइक दिस ओनली। तो वही चीज हुई फर्स्ट प्लान में, एक सक्सेस था ये। एग्रीकल्चर सॉ वेरी गुड ग्रोथ, इरिगेशन सॉ एक्सपेंशन, पावर प्रोजेक्ट्स वेयर प्लेंटी, बहुत सारे बने। हमें उस समय कोट कर रहा था बोथ। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, सोवियट्स वेयर कोटिंग अस, यूएसए वाज कोटिंग अस। आइजनहावर उस समय प्रेसिडेंट बन चुके थे। उसके बाद उनके पहले जो प्रेसिडेंट साहब थे, आई एम नॉट श्योर हु वाज द प्रेसिडेंट, वो भी बहुत फ्रेंडली थे इंडिया से। और उसके बाद जो है, सोवियत यूनियन जो है वो भी चाह रहा था कि इंडिया उसके कैंप में आ जाए। पहला प्लान सक्सेसफुल था विथ अ फोकस ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर 90% जो लोग थे उस समय वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थे। फिर आया सेकंड प्लान। ये 1956 से 61 के बीच था, और ये सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इंडिया को एक सोशलिज्म की तरफ जो है ले जाने के लिए था। ठीक है। और इस केस में क्या था? यहां से जो है हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। यहां से क्या हुआ? यहां से जो है हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब यहां पर जो है एक चीज हुई, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की। हमने क्या बात शुरू कर दी कि अब हम जो है हर चीज इंडिया में बनाएंगे, इंडिया को अब हम क्लोज कर देंगे। पहले हम सोशलिस्ट थे, हम सोशलिस्ट माइंडसेट था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो सोशलिस्टिक, फैबियन सोशलिस्ट थे। और हैरोल्ड लास्की करके उनका प्रोफेसर था ऑक्सफोर्ड में, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे। लेकिन अब जो 56 से था, कॉन्फिडेंस आ गया ना, पहला फर्स्ट ईयर प्लान बहुत सक्सेसफुल हुआ, तो अब कॉन्फिडेंस आ गया कि हम जो है अब आगे बढ़ सकते हैं, लेट अस बिकम अ फुल ब्लोन सोशलिस्ट कंट्री। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया, और धीरे धीरे करके जो प्राइवेट सेक्टर है उसको स्क्वीज करना स्टार्ट हो गया, एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो आपका एक डिक्लाइन पे शुरू हो गई। मेन एम क्या था? नेशनल इनकम को 25% बढ़ाना, expansion of employment opportunity, rapid industrialization with a emphasis on basic and heavy industry। ऐसा क्यों?
आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाने लगेंगे क्या? आईबीएम का कंप्यूटर बनाने लगेंगे? नहीं। सबसे पहले बेसिक केमिकल्स, बेसिक पार्ट्स आप बनाएंगे जो इंडिया में उतनी नहीं बनती थी। और उसके बाद रिडक्शन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। तो इंडिया में इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, उसको रिड्यूस करना। दिस वाज अ फेलियर। द सेकेंड प्लान, दिस वाज द फेलियर ऑफ आर कंट्री। हम जो है इसको नहीं कर पाए अच्छे से। फिर आया थर्ड प्लान, द बैड टाइम स्टार्ट्स। 1961-66 बहुत ही ज्यादा मनहूस। ओके, इसके पहले इंडिया जो है ऐसा लग रहा था कि हम लोग जो है अच्छे से ऊपर जाएंगे। अब जो है मनहूस टाइम शुरू हो गया था। 62 का हार्ट ब्रेक था चाइना के साथ अक्टूबर में। उसके बाद फेमाइन्स आ गया। मतलब होता है ना, बुरा समय आता है तो बता के नहीं आता है। 62 का जो आपका प्लान, ये आपका वॉर था, उसके बाद फेमाइन्स आ गया, उसके बाद नेहरू जी चले गए, शास्त्री जी चले गए, है ना। तो सक्सेसिव लीडर्स को खोना, फेमाइन आना, ये सारी चीजें होना, उससे क्या हुआ, ये भी एक बड़ा फेलियर जो है साबित हुआ। इसमें एम क्या था? सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ हमें सिक्योर करनी थी। 5% जो है पर एनम का हमें नेशनल इनकम का ग्रोथ सस्टेन करना था। उसके साथ साथ फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी। वाई? आपने सुना होगा PL 480। सो यूएस एड अभी बहुत न्यूज में है। उस समय ये क्या होता था, PL 480 जो है वो वीट होता था, दैट यूज टू कम एज एन एड। इसीलिए आइजनहार ने एक टिप्पणी भी की थी, दैट वेन एवर नेहरू कम्स, ही कम्स विथ अ बेगिंग बाउल। ही कम्स विथ व्हाट? अ बेगिंग बोल। सो ये क्यों था? बिकॉज हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। सेल्फ सफिशिएंट किसके वजह से हुए? ऑब्वियसली MS स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी, उनका जो पार्टनरशिप था उससे ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ। उसके पहले हम PL 480 वीट, दैट वाज बेसिकली यूएस हमें एड देता था। उसके बाद हम जो है अपना फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते थे। सो थर्ड प्लान में हम यही चाहते थे कि सेल्फ सफिशिएंसी रहे फूड ग्रेन्स में, जो कि ऑब्वियसली इट वाज अ डिजास्टर ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। हम कुछ नहीं कर पाए। ये 5 साल बहुत खराब थे हमारे लिए। थर्ड प्लान जो है, इट ऑल्सो सीक टू एक्सपैंड बेसिक इंडस्ट्री लाइक स्टील, केमिकल, फ्यूल एंड पावर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर नेक्स्ट 10 years। फेल हो गए। रिड्यूस डिस्पैरिटी इन इनकम एंड फुल्ली यूटिलाइज द मैन पावर। फेल हो गए। फोर्थ प्लान आते हैं। सो फोर्थ प्लान के पहले हमने क्या देखा? दो एनुअल प्लान या स्टॉपेज ऑफ 5 year प्लान। इसके पीछे का रीजन इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट 1965 का, दो सक्सेसिव ईयर ऑफ सिवियर फेमाइन। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी भी हुई थी। इंडियन करेंसी जो है इट वाज अर्लियर पेग्ड, उसको डिवैल्यू किया गया। पेग्ड का मतलब समझते हैं? पेग्ड का मतलब होता है कि किसी करेंसी से आप पेग कर लिया है। जैसे जो नेपाली करेंसी है, दैट इज पेग टू द इंडियन रुपी विथ अ 1.6 वैल्यू। मतलब कुछ भी हो जाए, एक नेपाली रुपया जो है हमेशा 1.6 आएगा। तो पहले हम भी पेगिंग करते थे। हम किससे पेग करते थे? हम पाउंड स्टर्लिंग से जो है उसको पेग कर देते थे। जो ब्रिटिश पाउंड था उस समय बहुत पावरफुल करेंसी, उससे हम पेग कर देते थे। तो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है? डेप्रिसिएशन इज बाय द मार्केट, devaluation is a government exercise. Devaluation is deliberate and depreciation is led by the market forces. Okay, इसको याद रखिएगा। डिवैल्यूएशन जो है जनरली एक पेग्ड करेंसी की होती है विच इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड डेप्रिसिएशन जो है एक फ्री फ्लोटिंग करेंसी की होती है। इसको याद रखिएगा। डिवैल्यूएशन वाज अ क्वेश्चन इन 2022 प्रीलिम्स। बिटवीन 1966 एंड 69 3 एनुअल प्लान्स जो है, मतलब हर साल एक एनुअल प्लान जो बना था। आपका 5 year प्लान को अबैंडन अभी कुछ समय के लिए किया गया जब तक स्टेबलाइज ना हुआ। 69 से जो है स्टेबल होना शुरू हुआ। देखिए इसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी था। इंदिरा गांधी जो है शी वॉज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर इन द इनिशियल फेजेस, बिकॉज जब शास्त्री जी मरे, बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि उनके जगह वो प्रधानमंत्री बन जाए। इसीलिए हमें कांग्रेस में एक स्प्लिट भी देखने को मिला। तो 3 एनुअल प्लान बिटवीन 66 एंड 69 हमें देखने को मिला। उसके बाद चौथा प्लान जो है 1969 टू 74 मिला। दिस रिड्यूस फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एड। तो फॉरेन से जो एड आता था और जो फ्लक्चुएशंस है उसमें हम
कमी लाना चाह रहे थे, अपने से जो है एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी बनाना चाह रहे थे, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इंप्रूविंग कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन थ्रू एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। क्या ये सक्सेसफुल रहा? द आंसर इज नो। फोर्थ प्लान भी जो है हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके, बिकॉज इट्स ऑलवेज फनी व्हेन इंदिरा गांधी सेज गरीबी हटाओ। मैडम, पिछले 25 साल से आप ही की सरकार थी, कांग्रेस गवर्नमेंट वाज देयर। 25 ईयर से क्या कर रहे थे कि अब आपको बोलना पड़ रहा है गरीबी हटाओ? सो अब हम बात करते हैं फिफ्थ प्लान, अगेन अ फेलियर। ओके, 1974 से 79। ओके, तो ये क्या था? फिफ्थ प्लान में इमरजेंसी हमें देखने को मिली। ओके, सो ये सिवियर इन्फ्लेशनरी प्रेशर था। जो इमरजेंसी थी उसमें बहुत इन्फ्लेशनरी प्रेशर था। आई रिमेम्बर माई मैटरनल ग्रैंड मदर टेलिंग मी कि उस समय जो है गुड़ वाली चाय, गुड़ वाली चाय जो है लोग पीते थे बिकॉज शुगर बिकेम सो एक्सपेंसिव। ओके, अचीव सेल्फ रिलायंस एंड अडॉप्ट मेजर्स फॉर रेजिंग कंजम्पशन स्टैंडर्ड ऑफ पीपल हु आर लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन। और हाई प्रायोरिटी किसको देना था? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो इस समय क्या था? इस समय जो इंडियन बैंक्स थे, वेर दे गिविंग अ वेरी गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट और अ वेरी बैड रेट ऑफ इंटरेस्ट? कैन यू टेल मी फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स? In the 70s and the 80s, the Indian banks, were they giving you a good rate of interest or a bad rate of interest for depositing your money? For depositing your money, good na? Yes, good. Why? Inflation control करोगे तो you want to absorb the liquidity ना? You want to absorb the liquidity। और लोन्स के लिए बेकार, लोन्स के लिए बैड। एंड जब आप दोगे तो उसमें आपने किसान विकास पत्र सुना है? किसान विकास पत्र में आप पैसा डालो तो डबल हो जाता था पैसा। आपको पता है 70s 80s में देयर वेर सर्टेन सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें आपका पैसा डबल हो जाता था 5 सालों में। अब ऐसा क्यों होता था? इन्फ्लेशन वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। उसके पीछे का एक रीजन बड़ा क्या था? 73 में ऑयल क्राइसिस हुआ था, अमेरिका की हवा निकल गई थी। हुआ क्या था? इसराइल के साथ वॉर हुआ था, अरब स्टेट्स का। अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया। एंड देन जो गल्फ कंट्रीज थी हु वेयर द मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स, दे स्टार्टेड टू पुट एम्बार्गो। उसके वजह से इंडिया जो था, यूएस की तो हवा टाइट। इंडिया, सोचो इंडिया की क्या प्रॉब्लम हुई होगी कि हमारा जो ऑयल एक्सपेंसिव है तो जो फूड प्रोडक्ट्स है उस पे आता है। वाई फूड प्रोडक्ट्स बिकम एक्सपेंसिव? आपका जो दूध आ रहा है 5 डिस्ट्रिक्ट बाद से, वो कैसे आएगा? बैलगाड़ी पे तो नहीं आएगा। दूध किससे आएगा? ट्रांसपोर्ट बिकम्स एक्सपेंसिव, फ्यूल बिकम्स एक्सपेंसिव, सप्लाई चेन बिकम्स एक्सपेंसिव। सो उसके चलते सिवियर इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमें ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम देखने मिला। एंड दैट्स व्हाई द फिफ्थ प्लान वाज आल्सो अ डिजास्टर। और यहीं से बात होनी शुरू हो गई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। किसकी बात शुरू हो गई? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब ये क्या था? ये कहने का मतलब था द हिंदूज आर केपेबल ऑफ ओनली 2 to 3% ऑफ ग्रोथ रेट। हिंदू इकोनॉमिक्स जो है वो 2 से 3%। इंडिया इज अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री एंड दे आर केपेबल ऑफ ओनली 2 to 3% ग्रोथ रेट। ये भी एक एक तरीके का रेसिस्ट आप कह सकते हो, चीजें बोलने लोग शुरू कर दिया। सिक्स्थ प्लान अब कैसे आया था? अब देखिए कब था ये सिक्स्थ प्लान। 1974 से 79 और 80, जब इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी तब हमें देखने को मिला। बिकॉज बीच में 79 से 80 के बीच में जो है जनता पार्टी, मुरारजी देसाई, देन यू नो ये जगजीवन राम, एंड उनके बीच में टसल जो है वो सब, ये सब स्टार्ट हो गया था। उसके बाद आपके चौधरी चरण सिंह जो है वो आए, फिर वो नहीं मतलब अपनी सरकार चला पाए, तो फाइनली जो है इंदिरा गांधी केम बैक विथ अ थम्पिंग मेजोरिटी। अब जो है सिक्स्थ प्लान आपका आया। रिमूवल ऑफ पोवर्टी वॉज द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। गरीबी हटाओ जो था हमारा। स्ट्रेंथन द एग्री एंड इंडस्ट्री इंफ्रा एंड फॉर्मुलेट स्पेसिफिक स्कीम एट लोकल लेवल। अगेन दिस वाज अ फेलियर। उसके पीछे का रीजन क्या था? हमारा जो लार्जेस्ट पार्टनर था यूएसएसआर, उसकी हवा टाइट होनी शुरू हो गई। इस समय जो है ऑयल क्राइसिस भी था, इन्फ्लेशन का प्रेशर था। ऑयल क्राइसिस वाज नॉट बिकॉज ऑफ द वॉर,
अब दूसरा रीजंस की वजह से ऑयल क्राइसिस होने लगा था। अब यूएसएसआर क्यों इंपॉर्टेंट था उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए यूएसएसआर की स्ट्रैटेजी क्या थी, कि जो उसके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स कौन कौन थे, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक पोलैंड एंड ऑल, वॉर्सो पैक्ट कंट्री जिनको हम कहते हैं, और इंडिया और वियतनाम। सो दीज वेर इन द सोवियत स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब इनके साथ क्या था, यूएसएसआर करता था, इनको सपोर्ट करने के लिए इनका एक्सपोर्ट्स जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता था। जैसे क्यूबा जो है वो शुगर जितना प्रोड्यूस करता था तो उसको बेचने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज इट न्यू दैट कि मैं यूएसएसआर को दे दूंगा। नॉर्थ कोरिया वॉज प्रॉस्परिंग फॉर अ वाइल बेटर देन साउथ कोरिया। वाई? क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो भी वाहियात चीज प्रोड्यूस करता था, जो भी कोल एनर्जी प्रोड्यूस करता था, वो तुरंत चिपका देता था यूएसएसआर को। इंडिया भी सेम काम करता था, ट्रांजिस्टर, रेडियो, जो भी हम बेकार चीजें प्रोड्यूस करते थे सब पार क्वालिटी के, वो हम रशिया भेज देते थे, यूएसएसआर भेज देते थे। अब यूएसएसआर ने क्या किया, एक तो ये देखिए बहुत खराब चीज है, दिस इज अ वेरी वेरी inefficient way of running your country by absorbing the substandard products of your allies। इससे क्या हुआ, यूएसएसआर को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। फिर यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया। उसके वजह से यूएसएसआर पे प्रेशर हो गया, इंडिया को कह दिया कि भाई तुम्हारा जो अब सामान है हम अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। इंडिया की भी बैंड बजनी शुरू हो गई। इससे क्या हुआ, इससे जो है हमारा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस स्टार्ट हो गया। व्हाट स्टार्टेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब हम जो है अपनी जो इम्पोर्ट्स आ रहा था वो तो कंटिन्यू था, क्योंकि हम ऑयल, एनर्जी और ये सारी चीजें इंपोर्ट्स कर रहे थे। एक्सपोर्ट्स जो हमारी कंट्री ले रही थी वो अब मना कर रही थी कि भाई हमारी हवा खुद टाइट है, तुम्हारा हम एक्सपोर्ट कैसे लेंगे। सो फ्रॉम द 1980s द बीओपी स्टार्टेड टू वाइडन, which went into a full blown crisis between 88 and 91। अगर आपने ट्विटर वगैरह पे कभी मेरे ट्वीट्स देखे होंगे तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर इंडिया 88 से 91 अगर सरवाइव कर लिया है, सो इट कैन सर्वाइव एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज 88 टू 91 वाज एन एरा जहां पर असम, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, कश्मीर, इट वाज रनिंग, एंड द नक्सल बेल्ट, इट वाज रनिंग एज अ सेपरेट कंट्री। प्लस हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था इतना बुरा था दैट वी वेर लिटरली स्ट्रगलिंग। Obviously, sixth plan was also a colossal failure। सेवेंथ प्लान की बात करते हैं, 1985 टू 90। अब इसमें राजीव गांधी एरा में हम आ जाते हैं। इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड, अब ये राजीव गांधी एरा है। सो दिस वाज, कुछ सिल्वर लाइनिंग्स थे। राजीव गांधी वॉज अ यंग प्राइम मिनिस्टर। सो इस समय जो है आईटी रेवोल्यूशन सैम पित्रोदा को लेके आए, कंप्यूटर्स, आईटी, इन सब में हम जो है वी स्टार्टेड टू डू थिंग्स। और रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये प्लान था। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी, ये प्लान था, लेकिन फिर भी ये एक सक्सेस नहीं था। इसमें एक सिल्वर लाइनिंग तो मैंने बता दिया कैसे राजीव गांधी आईटी था। दूसरा, यूएस के साथ रिलेशंस हमारे ठीक होना शुरू हो गए। राजीव गांधी गए तो ही वाज रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट, आई थिंक रोनाल्ड रीगन वाज द प्रेसिडेंट, एंड उनको रिसीव करके कांग्रेस में उनसे स्पीच दिलवाई गई। एंड जो 20 साल 25 साल का जो कोल्ड वॉर था, वो इंडिया अब समझ गया था कि ये यूएसएसआर चलने वाला नहीं है। सो जो अब है हम यूएस की तरफ ओरिएंट कर रहे थे। उससे फायदा क्या हुआ, यूएस की जो कंपनीज थी उन्होंने इंडिया में आना शुरू कर दिया। इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारी कंपनीज जो है उनका फाउंडेशन बनना स्टार्ट हो गया। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस वाज द एम ऑफ द सेवेंथ प्लान, बट इट वाज अ फेलियर अगेन बिकॉज ऑफ द बीओपी क्राइसिस। अब हम एनुअल प्लान दो बार देखे हैं हमने। कब देखा है, एक तो 66 के बाद देखा हमने, 66 टू 69। दूसरा हमने कब देखा, 90 से 92। सो 5 साल ऐसे थे नीति आयोग के बनने से पहले, मतलब पूरे 5 साल इस तरीके से, तीन तीन बार एनुअल प्लान उधर और 2 बार एनुअल प्लान इधर। इसके पीछे का रीजन क्या था, ऑब्वियसली एक तो बीओपी क्राइसिस था, दूसरा क्या था, सेंटर में टसल। राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया था, जनता गवर्नमेंट चली नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, नोबडी न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज राजीव गांधी तो चले गए अपनी मदर के 5 साल के अंदर। सो उस केस में व्हाट हैज हैपेंड कि पीवीआर नरसिम्हा राव है,
सो वहां से जो है बहुत सारा टसल हुआ, पीपल दे स्टार्टेड टू गो एंड कम बैक, और खींचने लगे, बीजेपी जो है वो रिसर्च करने लगी। सो 2 साल जो है एनुअल प्लान्स बने, क्योंकि दे सेड कि अभी थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दो। व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट नरसिम्हा राव इज हेयर टू रूल फॉर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years, तो एथ प्लान जो है आपका आया, and this was a grand success. Why it was a grand success? Because the planning commission was very good. The answer is no. Because hello capitalism, capitalism came to India, है ना, हमने रिस्ट्रक्चर किया, ओवरनाइट एफडीआई लिमिट्स वेर रिमूव्ड, hundreds of industries were deregulated, लॉस मेकिंग कंपनीज दे वेयर पुट ऑन सेल, पीएसयूज जो थे उनको सेल पे लगा, बहुत सारे पीएसयूज होते थे पहले, वॉच बनाने का, सोप बनाने का, शुगर बनाने का, जो नेम इट, कार बनाने का। अभी तो हमें बहुत कम पता है ना, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ये सब पता है। पहले इतने सारे पीएसयूज होते थे, आप अगर पूछोगे किसी अंकल लोग से जो थोड़े एजेड है, 70-80 के हैं, आप कहाँ काम करते थे, तो दे विल टेल यू पीएसयूज जो आपने कभी नाम भी ना सुना हो, उन सबको बेचना जो है स्टार्ट कर दिया हमने। और एथ प्लान जो है, इट वॉज अ रोरिंग सक्सेस, इट वॉज अ रोरिंग सक्सेस बिकॉज ऑफ दिस। हमारे जो इनकम है इट वेंट अप ओवरनाइट। सो इस समय क्या था, बिफोर 92 द हाइएस्ट पे मास्टर वॉज एल लार्सन एंड टूब्रो, इट यूज टू पे 3,000 रुपीज टू इट्स ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज। ओवर टाइम जो आपके अमेरिकन कंपनीज आए, दे स्टार्टेड टू ऑफर 10 times द सैलरी, 30,000 35,000 टू IIM ग्रेजुएट्स। एट्थ प्लान जो है ये आफ्टर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुआ था, और इसमें जो है 5.6% एडजस्टमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को 7.5% रखना था। अब आप कहेंगे कि एनुअल ग्रोथ 5.6% और इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.5% का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए, तीन, एग्री सेक्टर प्लस सर्विस सेक्टर प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आ जाता है, ये तीनों मिला के आपका एक ब्लेंडेड जो ग्रोथ आता है उसको 5.6 रखना था। देखिए, एग्री हमेशा कम ही रहेगा, 2%, 1%, 3%, एंड इफ द मॉनसून इज नॉट गुड माइनस में भी चला जाएगा। सर्विस जो है ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक करते रहेगा। अब लेकिन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना था, हम कंटिन्यूअसली जो है सर्विस इकोनॉमी नहीं रह सकते थे, तो उसके लिए हमने कहा कि ब्लेंडेड ग्रोथ 5.6% रहेगा, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुड बी 7.5%। ओके, नाइन्थ प्लान, वॉज इट अ सक्सेस? वॉज द नाइन्थ प्लान अ सक्सेस? द आंसर इज यस। मोमेंटम अब आ चुका था इंडिया में, इंडिया वॉज गेटिंग टू प्लेसेस। ओके, अब ऐसा लग रहा था कि हम रुकने वाले नहीं हैं, है ना। तो ये 50th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस पे लॉन्च हुआ था। इसमें एम था 7% जीडीपी ग्रोथ रेट का, और एम्फोसिस था 7 BMS पे। व्हाट इज BMS? द बेसिक मिनिमम सर्विस, जिसमें हम लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर देंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी देंगे, पीडीएस को जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है स्ट्रीमलाइन करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करेंगे। और उसी से आपको याद है 97 से 2002, सो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इसी समय RTE जो है, इट बिकेम अ फंडामेंटल राइट, 21A, है ना। कनेक्टिविटी ऑफ ऑल विलेजेस एंड हैबिटेशन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन एंड हाउसिंग असिस्टेंस टू द पुअर। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे, जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना और जो भी आप देखते हैं ना, हर घर नल स्कीम, उसमें जरूर आपने पढ़ा होगा कि ये पहले इस नाम से होता था, उसको बाद में रीब्रांड करके रीओरिएंट किया गया। तो मैक्सिमम जो स्कीम्स है वो 97 से 2002 के बीच में स्टार्ट हुए थे। सरकार के पास अब पैसा आना शुरू हो गया था, क्योंकि फोरेक्स बहुत हमारे पास भर भर के था। ड्रास्टिक इंक्रीज, याद है मैंने एक चीज बताई थी कि जनरली जब यूपीएससी अपने प्रीलिम्स के पेपर में ड्रास्टिकली देता है तो वो रॉन्ग होता है, लेकिन एक केस में इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा था सही है, दैट वाज इन फोरेक्स। अब यहां पर क्या था, बेसिक मिनिमम सर्विसेज हम देने के लायक हो गए थे, सरकार के पास पैसा आ रहा था, गवर्नमेंट दोनों हाथ से पैसा इकट्ठा कर रही थी। द इन्फोसिस, TCS, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वेस्टर्न कंट्री से लेके आ रहे थे, टैक्सेशन सरकार के हाथ में आ रहा था। सो गवर्नमेंट जो है इट वाज ऑन अ स्पेंडिंग स्प्री। तो उसने क्या किया, BMS को एस्टैब्लिश किया कि अब हम जो है बेसिक मिनिमम सर्विसेज जो है वो देंगे।
अदर एम्स ऑफ नाइन्थ प्लान क्या था? कंटेनिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, एम्पावरिंग विमेन, SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड डिसेबल्ड, एंड प्रोमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पैसा एक्ट भी इसी के बीच आया था, अगर आपको याद होगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान इज नॉट एप्लीकेबल टू द नॉन पार्ट 9 पार्ट 9A एरियाज। इज इट ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज फॉल्स। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है, RGSA, इट इज अवेलेबल इन ऑल द एरिया वेदर पार्ट 9A और इट इज एप्लीकेबल। इसको याद रखिए। 10th प्लान जो है 2002 से 7 के बीच में था। दिस वाज अप्रूव्ड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और ये क्या चाह रहा था? डबल करना पर कैपिटा इनकम इन 10 years एंड अचीव ग्रोथ रेट ऑफ 8%। तो ये नहीं सक्सेसफुल रहा। उसके पीछे जो है थोड़ा सा स्लो डाउन जो है हमें देखने को मिला था, लेकिन ये उतना खराब नहीं था जैसे पहले सिचुएशन थी। वी वर क्लोज बट नॉट सो मच कि वो कर लें। जैसे 8th और 9th प्लान जो है, इट वॉज अ रोरिंग सक्सेस। 10th प्लान थोड़ा सा जो है हम पीछे रह गए थे, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स हमें देखने को मिला था। इसमें एक और टारगेट था कि सारे बच्चों को स्कूल में डालना। इसीलिए RTE जो है, आपने देखा 86th अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका हुआ, राइट टू एजुकेशन जो है हमें देखने को मिला। DPSP से निकाल के हमने उसको फंडामेंटल राइट बना दिया। रिडक्शन इन पोवर्टी, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए यहां पर कुछ टारगेट्स लिखे हुए थे आपके इंडिया ईयर बुक में कि पोवर्टी को 21% से 16% ले। तो वो मैंने नहीं दिया है बिकॉज इट वॉज, वो याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये जो टारगेट है ये मॉनिटरेबल टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब क्या है कि पहली बार ऐसे टारगेट सेट किए गए जिनको आप मॉनिटर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं आई विल रिड्यूस पोवर्टी, तो क्या इसको आप मेजर कर सकते हो? इसको आप अच्छे से मेजर कर सकते हो। मैं गरीबी हटा दूंगा, मैं देश का विकास चाहता हूं। तो देश का विकास कैसे हो रहा है? व्हाट इज द पैरामीटर्स? तो इसीलिए पहली बार इन द 10th प्लान यू हैड मॉनिटरेबल टारगेट। आई से मैं सारे बच्चों को 100% इनरोलमेंट कराऊंगा। कैन यू मेजर दिस? द आंसर इज यस। अगर एक भी बच्चा पीछे रह गया तो आप मुझसे पूछेंगे क्यों भाई, तुमने तो बोला था। अगर मैं बोलूं दैट आई विल रिड्यूस पोवर्टी फ्रॉम 21% टू 16%, कैन यू मेजर इट? द आंसर इज यस, यू कैन मेजर इट। आप पूछोगे भाई क्या हुआ तुम्हारा 5% का? सो ये पहली बार जो है हमने इस तरीके से मॉनिटरेबल टारगेट्स लाए थे जिसमें लिटरेसी रेट को 75% करेंगे। सो यू कैन आस्क द गवर्नमेंट व्हाट हैपेंड टू योर प्रॉमिस ऑफ मेकिंग द लिटरेसी रेट टू 75%। प्रोवाइड वाटर टू ऑल विलेजेस, ऑल विलेजेस मीन्स 100% कवरेज। इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर टू 25% फ्रॉम 19%। ये हुआ है क्या? द आंसर इज यस, इट हैज हैपेंड नाउ। धीरे धीरे इंच करके आज के डेट में हम 25% पे। लेकिन सरकार का 1950 से टारगेट क्या है? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 से जो 33% टारगेट है। 33% जो है हमारा टारगेट है, अब जाके 25 हुआ है। हमने बात की थी 2002 में ही। ओके। 10th प्लान जो है इट वाज द फर्स्ट टू कम अप विथ मॉनिटरेबल टारगेट्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो सके कि बताओ तुमने X% से Y% जाने की बात की थी, वाई डिडंट यू गो? गरीबी हटाओ क्या है? मतलब क्या है गरीबी हटाओ का? ठीक है, अच्छी बात है, गरीबी हटाओ, कितनी गरीबी हटाओ? तो वो फर्स्ट टाइम 10th प्लान में बात की थी। अब हम बात करते हैं 11th प्लान के बारे में। ये 2007 से 12 के बीच में था। और ये स्ट्रैटेजी फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट यहां पर था। टारगेट 9% का था और बाय द एंड ऑफ द प्लान 2012 तक हमें 10% में पहुंचना था, एंड दिस वाज नॉट अ सक्सेस। उसके पीछे का रीजन बता सकते हैं? 2008 में कुछ हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके वजह से ग्लोबल स्लो डाउन हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस था अमेरिका में। उसके साथ हमने क्या स्टार्ट कर दिया? हमारे यहाँ इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया। इनिशियली स्टिम्युलस दिया गया तो छुप गया। हुआ क्या कि 2008 में जो US में प्रॉब्लम हुआ था वो इंडिया में नहीं आया। लेकिन हमने इंडिया में नहीं आया, उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन ये था कि सरकार ने तुरंत स्टिम्युलस पैकेज जो है वो निकाल दिया। तो हमने क्या किया? डीले कर दिया। हमने जो है प्रॉब्लम को सिर्फ डीले कर दिया। सरकार ने स्टिमुलस पैकेज दिया तो रियल एस्टेट बूम किया, कंजम्पशन बूम किया, रियल एस्टेट। तो ये जो ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गुड़गांव,
और इसमें जो आपने देखा है ना, वसुंधरा, जो दिल्ली एनसीआर में घर बने हैं, मुंबई में घर बना, बेंगलुरु में जो रियल एस्टेट बूम आया, ये कब आया था? 2007, ये जो 8 के बाद जो स्टिमुलस आया था, उससे आया था। अब यहां पर क्या हुआ कि हमें इनिशियली तो हमने प्रॉब्लम को आगे फेंक दिया, लेकिन फिर 2009 से स्वेट होना स्टार्ट हो गया। होता है ना, प्रॉब्लम ज्यादा दिन आप डिले नहीं कर सकते। उस समय स्कैम्स भी होने लगे, CWG, 2G, कोलगेट। सो ये सारे स्कैम्स थे, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नीचे जाने लगा। उसके बाद ऑयल क्राइसिस हुआ, तो हमने क्या किया इस बार? ऑयल बॉन्ड्स, ताकि इन्फ्लेशन कम रहे। ओके, इसीलिए 11th प्लान वाज नॉट अ सक्सेस। ओके, फिर आ गया 12th प्लान, और ये 2012 से 17 के बीच में था, ये बीच में ही खत्म हो गया था। इसमें हम क्या बात कर रहे थे? इकोनॉमिक सोशल कंडीशन में 9% जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे थे, और इट वाज कट शॉर्ट बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग। और 2016 में प्रधानमंत्री ऑफिस ने, पीएम ऑफिस ने, इट वाज नेवर एक्सपेक्टेड, क्योंकि बीजेपी जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय थे, तो फिर भी जो है, सी बेसिकली आपने देखा अभी जितनी भी हमने बात की, सिर्फ ओनली 3 5 ईयर प्लान वेयर सक्सेसफुल आउट, और वो भी उसमें से अगर मैं पहला हटा दूं, तो पहला और जो बाकी के दो थे, तो पहला आपको लगता है कि जो पहला हैरोल्ड डोमार मॉडल था, दैट वाज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ अ 5 ईयर प्लान, और बिकॉज वी हैड अ वेरी लो बेस? एक बेस इफेक्ट का भी प्रॉब्लम था ना, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, तो कोई भी जो है ग्रोथ हमें बहुत हाई ही लगती। तो पहला तो ये, तो आपको लगता है 92 से लेके जो हमने 2002 तक ग्रोथ देखा था, दैट वाज बिकॉज ऑफ 5 ईयर प्लान, और दैट वाज बिकॉज वी एम्ब्रेस्ड कैपिटलिज्म। सो द आंसर इज बिकॉज वी एम्ब्रेस्ड कैपिटलिज्म, सो नो 5 ईयर प्लान वाज अ सक्सेस इफ यू लुक फ्रॉम दैट एंगल। सो इसीलिए मोदी जी जो है, उन्होंने इसको हटा दिया। और ये जो रिसोर्स एलोकेशन था, उसके वजह से स्टेट्स के साथ रिलेशंस भी खराब हो रहे थे। 2016 में प्रधानमंत्री ऑफिस ने नीति आयोग को बोला कि आप रिसोर्स एलोकेट ये सब कुछ नहीं करेंगे, यू प्रिपेयर विजन डॉक्यूमेंट्स, जिसमें 15 ईयर विजन, 7 ईयर स्ट्रैटेजी और 3 ईयर एक्शन एजेंडा होगा। ये जो आप जार्गन सुनते होंगे ना, अमृत काल, यू नो, XYZ काल, तो ये सारी चीजें जो है अब सरकार उस पर चल रही है। मेजर प्रोग्राम्स बाय नीति आयोग, नीति फॉर स्टेट्स, इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होता है। सो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को रीब्रांड किया गया। हु आर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स? दीज आर द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, दीज आर द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हु हैव बीन रीब्रांडेड एज एस्पिरेशनल। जैसे हम कहते हैं ना, लगार्ड कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज। हम थोड़ी बोलते हैं कि वो गरीब कंट्री है, हम बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री। ओके, उसी तरीके से बैकवर्ड को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बनाया गया है, 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें नीति आयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेड टीम जो है, उसमें साथ में काम करेगी। तो सेंटर, स्टेट और डीएम लेड डिस्ट्रिक्ट टीम, ऑल ऑफ देम विल वर्क ऑन एडीपी। फिर एडीपी जो है, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम आया। इसमें 500 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई। सो जब आप जाएंगे, आईएएस बनेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब आप बनेंगे, तो आपके अंदर देयर विल बी मल्टीपल बीडीओज। हु आर बीडीओज? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स। और ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या करते हैं? ये बेसिकली ब्लॉक्स को देखते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल ब्लॉक्स। एक डिस्ट्रिक्ट जो है, वो मल्टीपल ब्लॉक्स जो है उससे बनता है। एंड डेटा ऑफ इंडिकेटर इज डायरेक्टली सोर्स फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री डेटाबेस। अब ये क्यों होता है, कोई मुझे बता सकता है? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो एडीपी का एक मोर एक्सटेंडेड वर्जन है, उसमें डायरेक्ट सेंट्रल मिनिस्ट्री से डेटाबेस आता है। उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं, ताकि बर्डन ना हो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस डेटा कलेक्शन पे ना हो, रादर देन एग्जीक्यूशन पे हो। और इसीलिए बर्डन हटाने के लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री डेटाबेस से जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम में डेटा लिया जाए।
कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ब्लॉक लेवल ऑफिशियल। देखिए, आप आईएएस बनते हैं तो लबासना जाते हैं, वहां पर बहुत शानो शौकत होती है। सरकार पर जो ऑफिसर ट्रेनी लैक्स ऑफ रुपीस खर्च करती है, लेकिन बेचारे जो बीडीओज होते हैं, जो स्टेट सर्विस के होते हैं, उनकी ट्रेनिंग उतनी खास होती नहीं है, है ना। जैसे आईपीएस की ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है, यू आर प्रोवाइडेड अ मैन जस्ट टू पुट योर क्लोथ्स। आपको सही में अगर आईपीएस बनिएगा तो एक कांस्टेबल आपको दिया जाएगा सिर्फ आपको पैंट पहनाने के लिए, क्योंकि पैंट उसकी बहुत मुश्किल होती है पहनना। लेकिन वही चीज कांस्टेबल्स में आप देखते हैं, जब आप कांस्टेबल्स को देखते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको गोली चलाना नहीं सिखाया जाता है, टाए टाए, इसीलिए मुंह से आवाज निकालते। तो इसमें क्या करना है कि लोअर ऑफिशियल्स को भी आप स्टेट ट्रेनिंग एकेडमीज जो है उसमें बुला के और अच्छी ट्रेनिंग देंगे। नीति आयोग के ऑफिशियल्स जाएंगे, जो दूसरे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो जाएंगे और इनको भी ट्रेनिंग अच्छी दिए जाएगी। उसके बाद स्टेट सपोर्ट मिशन एसएसएम, तो इसमें क्या है, मतलब नीति आयोग जैसे है ना सेंटर लेवल पे, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे एसआईटी बनाना, दैट इज स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे नीति आयोग इज फॉर ऑल इंडिया, सो अब हम क्या बनाएंगे, बीएसआईटी, बिहार स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे नीति इंडिया लेवल पे है वैसे वो स्टेट लेवल पे केएसआईटी, कर्नाटका स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। whatever Niti is doing for India, KSIT, BSIT, UPSIT will be doing for the state। ये समझ में आया। तो उसमें एस्टैब्लिश करने के लिए नीति आयोग के लोग जो है हेल्प करेंगे कि नीति आयोग जो है उसके पैटर्न पे दे विल बी हेल्पिंग द स्टेट्स अंडर द स्टेट सपोर्ट मिशन ऑफ नीति आयोग। भारत के बढ़ते कदम, तो इसमें क्या करना है, बेसिकली मूवीज दिखाया जाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, कैसे बस्तर में पहले बहुत वायलेंस होता था, उसके बाद जाके आज इतना अच्छा स्कूल बन गया, समथिंग लाइक दिस। और उसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है विकसित भारत @ 2047, सो 2047 तक इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है। फिल्म्स प्रोड्यूस्ड, सजेशंस इनवाइटेड, और इसमें 15 से 20 फिल्म्स बनाए गए थे और लोगों को दिखाया गया था अक्रॉस द कंट्री, और उनसे सजेशंस मांगा गया था कैसे विकसित भारत बना सके। अब देखिए, आप में से जो आईएएस बनेगा 2047 में, यू विल बी जॉइंट सेक्रेटरी एंड वेरी हाई पोस्ट, तो आप इसको आगे कर दीजिएगा, विकसित भारत 2100, है ना, एंड यू बिकम अ गुड बाबू। ठीक है, पहले 2047 करके पहले 2020 था, है ना, कलाम साहब का। उसके बाद हमने अब अमृतकाल 2047 किया, और उसके बाद जब आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बनिएगा ना, तो दिमाग दे दीजिएगा नए प्राइम मिनिस्टर को उस समय कि 2100 कर देंगे, ठीक है। और फिर आपके बच्चे उसको 2150 कर देंगे, आगे बढ़ते जाए। विकसित भारत जो है स्ट्रैटेजी रूम बनाया गया है नीति प्रेमाइसिस के अंदर। और इंडिया करंट पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल वैल्यू चेन इज वेरी लो। ग्लोबल वैल्यू चेन क्या होता है, देखिए बेसिकली जैसे एक आपको वो बनाना है, कोई बहुत एक फाइटर जेट बनाना है। सो ऐसा होता है ना कि फाइटर जेट का एक XYZ कंपोनेंट है, वो स्वीडन से आ रहा है, उसका दूसरा कंपोनेंट यूके से आ रहा है, तीसरा कंपोनेंट यूएस से आ रहा है। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को बनाने के लिए आपको बहुत सारे पार्ट्स की जरूरत होती है। उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। हम ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग पिकअप हो रही है, लेकिन इंडिया के पार्ट्स जो हैं बहुत कम यूज होते हैं वर्ल्ड में। सो ग्लोबल वैल्यू चेन में याद रखिएगा, दिस कैन बी असर्शन रीजन क्वेश्चन फॉर यू, लाइक 2023 पैटर्न पे इंडिया का ग्लोबल वैल्यू चेन लिंक ट्रेड में बहुत पार्टिसिपेशन लो है। और नीति आयोग को टास्क दिया गया है कि इसको बूस्ट करिए आप। 70% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो वैल्यू चेन में, मतलब फिनिश गुड्स का नहीं है। उसमें क्या है कि जो फिनिश गुड्स के पार्ट्स होते हैं मल्टीपल कंट्री से आ रहे हैं। सो उस केस में मान लिया कि एक रॉकेट बना रहे हैं, उसका बूस्टर X कंट्री से आ रहा है, उसका जो विंडो है Y कंट्री से आ रहा है ना। सो उसमें इंडिया को बेटर करना है, तो लो पार्टिसिपेशन को, नीति को बूस्ट करना है। नीति आयोग विल फॉर्म द प्लान कि कैसे इंडिया का ग्लोबल वैल्यू चेन में जो है बेटर हो सके। उसके बाद सिटी रीजन ग्रोथ हब, जी हब करके प्रोग्राम है नीति का, जिसमें जो है एक मेगा सिटी लिया जा रहा है और 2 लार्ज सिटी ली जाएगी, और एक मिड साइज सिटी जो है उसको लेके पायलट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सकते हो। विच आर द 4 सिटीज? सो वन मेगा सिटी इज मुंबई, 2 लार्ज सिटी है विशाखापट्टनम एंड सूरत,
एंड वन मिड साइज सिटी है वाराणसी। इन चारों को सेलेक्ट करके क्या किया जा रहा है, इनको इंक्लूसिव डेवलपमेंट थ्रू मल्टी सेक्टरल अप्रोच, उन इनको ट्रेन किया जाएगा, वहां के ऑफिशियल्स को, उनको लिंक कराया जाएगा विद इंडस्ट्री लीडर्स, विद पीपल हु हैव नॉलेज, और फिर जो है इन सारे सिटीज को बेटर किया जाएगा। अभी 4 सिटीज में, जिसमें एक मेगा, 2 लार्ज और एक मिड साइज है, बाकी में बाद में पूरे कंट्री में इसको डाला जाएगा। ई अमृत क्या है? इट्स अ पोर्टल बाय नीति आयोग फॉर अवेयरनेस अबाउट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। आप जो है जा सकते हो ई अमृत में, और सब्सिडी से रिलेटेड और कोई भी प्रोग्राम है सरकार का टू प्रमोट द ई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो कि आपके स्टेट में अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हो तो क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। कोई प्रोग्राम का नाम याद है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है? फेम याद है? फेम 1 एंड फेम 2। यस। सो फेम के थ्रू आप क्या कर रहे हो बेसिकली, जो है जैसे होता क्या है, अपफ्रंट कॉस्ट इज वेरी हाई ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। जैसे आपका 12 लाख का नेक्सॉन आता है पेट्रोल वाला, तो इलेक्ट्रिक वाला 16 का आएगा। सो उस केस में क्या होता है कि सरकार 3-4 लाख रुपए जो है फेम के थ्रू आपको सब्सिडी दे देगी, ताकि आप जो है अब चॉइस कर सको, अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाए। ओके। यस। फेम का फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। कंज्यूमर्स के लिए अडॉप्शन में इंसेंटिव है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग में इंसेंटिव। शून्य, जीरो पोल्यूशन मोबिलिटी। तो शून्य जो है, ये कॉरपोरेट एंड कंज्यूमर फेसिंग कैंपेन है नीति का, 2017 में लॉन्च हुआ था। अब इसमें क्या है कि कॉरपोरेट्स को बोल रहा है, जैसे उबर ओला है, रैपिडो है, और जेप्टो है, जोमैटो है, उनको बोल रहा है कि आपके जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो इलेक्ट्रिक जो है व्हीकल से शुड डू द डिलीवरी। सो इसमें कॉरपोरेट्स को बोल रहा है दैट यू प्रमोट, आपका जो फ्लीट है ऑफ कार्स इट शुड बी इलेक्ट्रिक। इसमें जो है ये जैसे पीएसयूज है ना, बिकॉज माय फादर इज इन अ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, सो व्हाट आई हैव सीन इज कि अब जो कार्स आती है फेरी करने के लिए ऑफिसर को, नाउ दे आर ग्रीन कार्स। वो कौन सी कार्स है? अब वो बड़ी बड़ी कार्स नहीं आती है, अब आपको हरी प्लेट वाली कार आती है। तो सरकारी दफ्तरों में, उसके साथ साथ पीएसयूज में, एंड देन दे आर ऑल्सो सॉलिसिटिंग द कंपनीज। तो आपने देखा होगा, अगर स्विगी से कभी मंगाएगा तो वो आते हैं उनसे, वो जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स, दे कम विद द जिप बाइक, है ना। सो वो शून्य, जीरो पोल्यूशन मोबिलिटी जो है उसके थ्रू इसको प्रमोट किया जा रहा है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में सिकल सेल अनीमिया, ये किसको टास्क दिया गया है? नीति आयोग का। और कोई मिनिस्ट्री इसमें काम करेगी? हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो काम करेगी, लेकिन एक और मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहेगी, बता सकते हैं? मोटा रहेगी, मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। वाई? बिकॉज सिकल सेल अनीमिया का इंस्टेंसेस सबसे ज्यादा हाई किधर रहता है? ट्राइबल पॉपुलेशन में। सो अंडर द इराडिकेशन ऑफ सिकल सेल अनीमिया, व्हाट दे वांट इज कि 7 करोड़ पीपल को स्क्रीन कर लें एक बार, हु आर हैविंग मे बी मिक्स्ड ट्राइबल जेनेटिक्स है जिनका, या फुल ट्राइबल जेनेटिक्स है। सो सिकल सेल अनीमिया इज अ सिंगल जीन डिसऑर्डर। सो ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर बायोटेक। इट्स व्हाट? इट्स अ सिंगल जीन डिसऑर्डर दैट कॉज डेबिलिटेटिंग सिंड्रोम, जिसमें आपको अनीमिया हो सकता है, पेनफुल एपिसोड्स हो सकते हैं, आपका ऑर्गन डैमेज हो जाता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है। सो इसमें क्या है, सारे इंडिविजुअल्स अप टू 40 ईयर्स, जितने भी ट्राइबल ट्राइबल हमारे भाई बहन हैं, 40 साल के पहले, मतलब अप टू 40 ईयर्स, उनको सिकल सेल अनीमिया का स्क्रीनिंग करके अगर पाया जाता है दैट दे आर सिकल सेल अनीमिया, अगर है उनको, मतलब उनका जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो सिकल के शेप में ऐसे होता है, हमारा नॉर्मल होता है ना ऐसे, जिनको सिकल सेल की शिकायत है उनका सिकल सेल के शेप में होता है। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि जितने भी 40 साल से नीचे के लोग हैं, 7 करोड़ लोग को करना है, और स्पेशली इन ट्राइबल एरियाज। और इस डिजीज को इंडिया से 2047 तक हटा देना, सिकल सेल को जो है इंडिया से 2047 तक हटा। कोई कोई ऐसा डिजीज है जो इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है? स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो दो है। एक ऑब्वियसली स्मॉल पॉक्स है जिसका ग्लोबल इरेडिकेशन हो गया, और दूसरा है पोलियो। ओके।
पोलियो जो है चला गया। पोलियो अभी भी है क्या किसी कंट्री में? अफ्रीकन कंट्री अफगानिस्तान में है ना। यस, और पाकिस्तान में, बिकॉज ऑब्वियसली इस्लामिक कंट्रीज में इसका इंस्टेंसेस ज्यादा होता है ड्यू टू सुपरस्टिशन रिलेटेड टू दिस एंड यस। अच्छा, ये एक बात बताइए कि सिकल सेल है आप, तो उससे कुछ फायदा है? इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ हैविंग सिकल सेल्स? इसका तो एनीमिया प्रॉब्लम है, हमने प्रॉब्लम्स बात कर ली, कोई बेनिफिट है इसका? द आंसर इज यस। आपको क्रोनिक मलेरिया से बचा। नॉर्मल सेल वाले जो है उनको मलेरिया हो जाता है, सिकल सेल वाले मलेरिया से बचे रहे। इंडाइसिस की बात करते हैं, सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और नीति आयोग नोडल एजेंसी है इंडिया में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें 40th पोजीशन है इंडिया का 2023 में। 2024 में एक पोजीशन हम ऊपर आए हैं, 39th पे। सो नीति आयोग को कहा गया है दैट यू शुड इम्प्रूव इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स चलाता है। अटल इनोवेशन मिशन जो है वो चला रहा है। और इंडिया इज अ लीडर ऑफ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, मतलब लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया नंबर 1 पे है। ओवरऑल इंडिया का पोजीशन 2024 में 39th है। ये बाहर से मैंने इंफॉर्मेशन निकाला है। अकॉर्डिंग टू योर इंडिया ईयरबुक 40th पोजीशन है 2023 में, वहां पर 2023 का दिया गया। उसी को उसी के तर्ज पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो ने बनाया है। उसी के तर्ज पे एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग ने बनाया है जिसमें वो स्टेट्स को रैंक करती है। ऑब्वियसली इसमें बिहार और बंगाल विल बी लगार्ड्स। इसमें टॉप पे कौन रहेगा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, द इंडस्ट्रियल स्टेट्स, है ना। इंडस्ट्रियल स्टेट्स विल बी एट द, कर्नाटका विल बी वेरी गुड। वाई? बेंगलुरु इज द हब ऑफ, बेंगलुरु क्या है? हब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। मल्टीपल कंपनीज, हैदराबाद विल बी वेरी गुड, तेलंगाना विल बी एट द टॉप। हैदराबाद में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यूपी अब ऊपर जाएगा, वाई? बिकॉज नोएडा में भी बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना। यस। और नीति क्या करता है? स्टेट्स यूटीज को जो है उनके इनोवेशन कैपेसिटी जो है उस पे रैंक करता है। तो देखिए, नीति आयोग को मिला हुआ है कि सरकार ने क्या टास्क दे दिया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ऊपर कैसे भी करके ऊपर जाना है। सो नीति आयोग क्या कर रहा है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये बना रहा है, ठीक है। और उस केस में जो है हम देख रहे हैं कि स्टेट्स और यूटीज जो है उसको रैंक कर रहे हैं, ठीक है। यस। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं। सो ये नीति आयोग ने बनाया है। सो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स आप सभी ने पढ़ा होगा। यूएनडीपी और ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलके करते हैं। सो ये दोनों जो है यूएनडीपी और ओपीएचआई, इन्होंने नीति आयोग की हेल्प की है एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स निकालने में। इसके पीछे का रीजन क्या है? द रीजन इज सच दैट एक जो पोवर्टी होता है इनकम के बेसिस पे होता है। सो लेकिन पोवर्टी हमेशा मल्टी डायमेंशनल होती है। आपकी इनकम ज्यादा हो सकती है, स्टिल यू कैन नॉट एक्सेस हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, ओके, ड्रॉप आउट रेट, ये सारी चीजें जो है देखी जाती है। सो इंडिया में जो है अभी देखिए पोवर्टी कितना इंडिया में मजाक की बात है। आप अगर 900 रुपए कमाते हैं इन अ वीक, ओके, तो आप जो है गरीब नहीं है। 900 रुपए में चलता है क्या किसी चार चार मेंबर का फैमिली? 900 रुपए अगर आप कमा रहे हैं नहीं चलता है, कहां से चलेगा? तो इट्स अ जोक, इनकम इज अ जोक ऑफ अ इंडिकेटर। इसीलिए मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जो है हमारा नीति आयोग ने डेवलप किया है, किसके साथ? यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड के साथ। इसमें 3 इक्वली वेटेड है। अब ये दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां अगर आपको यूपीएससी को आपको बेवकूफ बनाना है तो दे विल से दैट द हाईएस्ट इज हेल्थ फॉलोड बाय एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिस इज नॉट करेक्ट। जो 3 इंडिकेटर है जिसमें क्या क्या है? हेल्थ देखा जाएगा कि आप हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं एज एन इंडिविजुअल, एजुकेशन कर सकते हैं कि नहीं, और योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंज्यूमर गुड आप क्या खरीद सकते हैं, घर में आप एसी लगा सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ओके। इट डिपेंड्स, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये तीनों क्या है? इक्वल वेटेज है। 33.33% जो है इनको इक्वल वेटेज जो है दिया जाए।
एसडीजी इंडिया इंडेक्स, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है, विच रिप्लेस द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उनको ट्रैक करने के लिए नीति आयोग ने अभी इसको लॉन्च किया। इसका चौथा एडिशन जो है 2023-24 में आया है, और ये नेशनल और सब नेशनल प्रोग्रेस देखता है, सारे स्टेट्स को देखता है ऑन 113 इंडिकेटर्स। और इसका डेटा कहां से आता है? मॉस्पी से, मॉस्पी के निफ से। व्हाट इज मॉस्पी? द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, और उसका नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है। वहां से डेटा लेके नीति आयोग जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स बनाता है। ओके। और 16 एसडीजी जो है, 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, उसको गोल वाइज स्कोर दिया जाता है। मतलब पोवर्टी कहाँ कम है। ओके, नो पोवर्टी इज अ गोल, लेकिन हर स्टेट में क्या पोवर्टी खत्म होगी? द आंसर इज नो। तो जो क्लोजेस्ट है, जिस स्टेट में सबसे कम पोवर्टी है, दे विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स। इस तरीके से जेंडर इक्वालिटी इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो जिस स्टेट में मेन विमेन इंडिकेटर अच्छे हैं, दोनों कंपेरेबल हैं, उनको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली यू कैन मेक इट आउट कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे। आई डोंट नीड टू टेल। और इससे क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बढ़ता है। अटल इनोवेशन मिशन, अब हम बात करते हैं, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। देखिए, हमने बताया था जीआईआई जो है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें इंडिया का रैंकिंग अच्छा हो, दैट इज अ टास्किंग टू द नीति आयोग। उसी में हमने देखा कि इन्होंने अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है ताकि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माहौल बने। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? अटल टिंकरिंग लैब्स इन स्कूल्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर स्टार्टअप्स, एंड अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। अटल टिंकरिंग लैब्स कहाँ काम करता है? स्कूल्स में। तो जैसे गांव देहात के स्कूल्स होते हैं, वहां पर बच्चों को दे डू नॉट गेट हैंड्स ऑन। आप जैसे डीपीएस में पढ़ोगे, बड़े स्कूल्स में पढ़ोगे, तो वहां पर टाइम टू टाइम चीजें कराते रहते हैं। बच्चे भी घर जाते हैं, सो दे हैव द इनकम टू परस्यू हॉबीज लाइक रोबोटिक्स एंड ऑल। लेकिन गांव देहात में ना पैसा होता है पेरेंट्स के पास, ना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करते हैं? अटल टिंकरिंग लैब्स जो है स्कूल्स में सेटअप किया जाता है, जहां पर बच्चों को रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सब एआई, ये सब चीजों को दिखाई जाए, टिंकर कर सकते हैं, ताकि बच्चों में जो है क्यूरियोसिटी बढ़े। जब क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, सो दे विल बी परस्यूइंग साइंस एंड टेक इन देयर हायर एजुकेशन, एंड देन दे कैन गो इनटू रिसर्च। आज के डेट में देखिए, मीम बनता है कि इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया में, लेकिन आपको ये बात पता है 70-80% आज भी जो डिग्री होल्डर्स हैं, दे आर बीए पास। इंडिया में बीटेक भले बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज अभी भी 70% जो है, लोग बीए परस्यू करते हैं। बाकी के 5%, 6% इज ओनली बीटेक और समथिंग। सो साइंस का कल्चर बढ़ाने के लिए स्कूल्स में 3D प्रिंटर्स जो है प्रोवाइड किया जाता है। 14-15 हजार का आजकल 3D प्रिंटर आ चुका है। बच्चे टिंकर कर सकते हैं और उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ सकती है, ताकि साइंस के तरफ जाए। अब हम बात करते हैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में। अब इंक्यूबेशन कहाँ सुना आपने? बच्चों के केस में सुना है, जब नया बच्चा पैदा होता है तो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है अगर वो हेल्दी नहीं है। उसी तरीके से स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप होता है जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट अप, वी आर स्टार्टिंग अप। तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए इंक्यूबेटर होता है। इंक्यूबेटर में क्या होता है? इंक्यूबेटर में जो है, आपको एक ऑफिस दिया जाएगा। सपोज आईआईएम अहमदाबाद का इंक्यूबेटर है, तो उसमें आपको एक रूम दिया जाएगा जहां पर आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, ये सब चीज कर सकते हैं। वहां पर आपको प्रोफेशनल हेल्प दी जाएगी। आपको थोड़ी सी सीड फंड मतलब क्या होता है? स्टार्ट करने के लिए फंड जो है, वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है, वो एक तो इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फंडिंग उठाने के लिए, उसके बाद प्रोफेशनल हेल्प गाइडेंस के लिए, ये सारी चीजों के लिए। उसके साथ साथ जो ग्रीन फील्ड इंक्यूबेटर है, उनको एआईसी बना रहा है। और ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड में फर्क क्या होता है? ग्रीन फील्ड जो एग्जिस्ट नहीं करता है, और ब्राउन फील्ड जो एग्जिस्ट करता है। अब इस केस में क्या हो रहा है? जो नए इंक्यूबेटर्स बनेंगे, मान लो कि XYZ कॉलेज है गवर्नमेंट का, जामिया मन जामिया इस्लामिया। अब जामिया कॉलेज है, वहां पर जो इंक्यूबेटर बनेगा, दैट इंक्यूबेटर विल बी एआईसी, दैट इज अटल इंक्यूबेशन सेंटर अंडर नीति आयोग। और उसके साथ साथ देर आर सर्टेन कॉलेजेस जहां ऑलरेडी इंक्यूबेटर्स एग्जिस्ट करता है, दैट विल बी द ब्राउन फील्ड इंक्यूबेटर,
और उनको ईआईसी की तरह ट्रीट किया जाएगा। दे विल बी द एस्टैब्लिश इंक्यूबेशन सेंटर। कहाँ कहाँ है? IIM बैंगलोर, IIM अहमदाबाद, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT मुंबई, इन सब में इंक्यूबेटर पहले से। तो उनको हम लोग ब्राउन फील्ड इंक्यूबेटर और ईआईसी का टैग देंगे। जहां पर नहीं है वो एआईसी बन जाएगा, अटल इंक्यूबेशन सेंटर अंडर नीति आयोग। और जहां पर पहले से है उनको भी नीति हेल्प करेगी, लेकिन उनका टैग क्या रहेगा? ईआईसी का। और अभी तक 10 करोड़ रुपए दे चुका है टू दीज इंक्यूबेटर्स। फिर अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, ये रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, तो जो इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं जो काम करते हैं उनको अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ACIC में भेजा जाता है। और जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको दे आर टोल्ड कि आप इस टाइप के काम कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन कर सकते हो। और DMEO, ये मैंने आई थिंक टेलीग्राम पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। ये एपेक्स मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ नीति आयोग। ये क्या है? नीति आयोग का अटैच्ड ऑफिस है। और ये इवैल्यूएशन करता है गवर्नमेंट के स्कीम्स का। कैसे करता है? सुओ मोटू करता है या रिक्वेस्ट ऑफ मिनिस्ट्री के बेसिस पे करता है। मतलब DMEO विच इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफिस ऑफ नीति आयोग, या तो मिनिस्ट्री बोलेगी कि आप प्लीज मेरे स्कीम को मॉनिटर और इवैल्यूएट करो, या वो खुद से भी स्कीम्स को मॉनिटर इवैल्यूएट करके मिनिस्ट्रीज को रिपोर्ट भेज सकता है। DMEO जो है, इट हैज स्टार्टेड द DGQI, दैट इज द डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, कि किस तरीके से जो है डेटा यूज किया जा रहा है, और उसके क्वालिटी पे जो है रैंकिंग देता है, बताता है क्या आप कर सकते हो। दूसरी चीज, उम्फ, ये जैसे गाय करती है ना, उम्फ। सो उम्फ क्या है? उम्फ इज द आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। दिस इज द आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, कि आप कितना पैसा डाल रहे हैं उसका आउटपुट क्या है, उसको मॉनिटर कर रहा है उम्फ। उम्फ एंड DGQI इज अंडर व्हाट? DMEO। याद रखिएगा, DMEO क्या है? डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है, और ये नीति आयोग का अटैच्ड ऑफिस है। और ये एपेक्स मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अंडर नीति आयोग। और ये क्या कर रहा है? DGQI और उम्फ। उम्फ इज आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, कि कितना पैसा डाला है, स्कीम कितना अच्छा काम कर रहा है। और DGQI इज रिलेटेड टू डेटा गवर्नेंस, और ये NIC से काम करता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। वो हेल्प कर रहा है नीति आयोग को डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स बनाने में। और इस तरीके से प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग आपका फिनिश। एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव? आई थिंक दिस वाज समथिंग विच वाज लेफ्ट पहले भी, सेल्फ स्टडी के लिए मैंने दिया था, बट अब जो है वी हैव कंप्लीटेड दिस। ओके।